जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 12 मई 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर लें और साथ ही साथ जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर लिंक वहाँ से ओपन नहीं होता तो सीधे आप टेलीग्राम पे जाएंगे, विजडम एजुकेशन सर्च करेंगे, हमारा चैनल वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पेज पे जो है ये न्यूज़, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ डेली पेपर में आ रहा है। राजद्रोह कानून आईपीसी की धारा 124A में इसका प्रोविज़न किया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तत्काल रूप से इस पर रोक लगा दिया है। पूर्ण रूप में अभी रोक नहीं लगाया है, तत्काल रूप से इस पर रोक लगाया गया है ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर पुनर्विचार कर सके। अब देखिए, वर्ष 2021 में आप देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्होंने एक कमेंट किया था, सरकार पे एक कमेंट किया था कि जो कानून महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है, ऐसे औपनिवेशिक कानून को आज़ादी के 75 साल भी कानून की किताब में क्यों बनाया गया। यानी वह कानून जो गांधी जी को जेल पहुंचाया, जो बाल गंगाधर तिलक को जेल पहुंचाया, जो अंग्रेज़ों ने हम पे शासन करने के लिए लाया था, अंग्रेज़ों ने हम पे अत्याचार करने के लिए लाया था, आखिर आज भी आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी ये कानून हमारे देश में क्यों बना हुआ है, ये सवाल उत्पन्न होता है। और ये सवाल काफ़ी लाजमी सवाल है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्वेश्चन पूछा था केंद्र सरकार से। मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि सरकार द्वारा देशद्रोह या भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 124A का दुरुपयोग किया जा रहा, देशद्रोह कानून का और आईपीसी की धारा 124A का दुरुपयोग किया जा रहा। आईपीसी की धारा 124A के अनुसार राजद्रोह एक प्रकार का अपराध है। इस कानून के राजद्रोह के अंतर्गत भारत के कानून द्वारा स्थापित सरकार, यानी भारत की सरकार, आईपीसी की धारा 124A यानी राजद्रोह कानून में बेसिक प्रोविज़न ये है कि आप सरकार के खिलाफ लिखित, मौखिक या सांकेतिक या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने वाले यत्न करते हैं। यानी सरकार की आप बुराई कर रहे हैं, चाहे लिखित हो, सरकार की बुराई कर रहे हैं मौखिक हो या कहीं न कहीं संकेत के आधार पे हो, तो ऐसे कंडीशन में आप पे राजद्रोह कानून लग सकता है। इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी से रोका जा सकता है और विदेशों में जाने से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो बेसिकली सरकार की जो आलोचना है, सरकार की आलोचना के लिए या सरकार के खिलाफ किसी तरह की कॉन्स्पायरेसी करने के आरोप में आप पे राजद्रोह कानून लग सकता है, 124A लग सकता है। देखिए, इसका कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है, राइट। इसका कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। सरकार क्या करती है कि कभी कभी मौखिक रूप से या सरकार अपने रूप से इस चीज़ को रेगुलेट करने का प्रयास करती है। इसके कई सारे पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव भी पॉइंट है। कई बार हमने डिस्कस किया है कि राजद्रोह कानून के कई सारे सकारात्मक पक्ष हैं। इसके समर्थन में अगर आप पक्ष देखेंगे तो ये कानून बेसिकली देश में जितने भी आतंकवाद या आतंकवाद के समर्थक तत्व हैं, राष्ट्रवादी विरोधी व्यक्ति हैं या अलगाववादी व्यक्ति हैं, इनके निपटान के लिए भी आवश्यक है। यानी इन लोगों से हमें निपटने के लिए इस तरह के कानून की आवश्यकता आज भी प्रासंगिक है। लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिराने में जो लोग लगे हैं उससे निपटने के लिए भी इस कानून की प्रासंगिकता। तीसरा पॉइंट ये है, अगर पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे कि आईपीसी की धारा 124A का पॉजिटिव पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट ये है कि जिस तरह से न्यायपालिका कि अगर कोई डिसीजन है उसके खिलाफ आप जाते हैं तो आप पे अवमानना का केस लगता है। तो ऐसे कंडीशन में सरकार के खिलाफ जाने पे भी आप पे दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी एक पॉइंट दिया जाता है। आज विभिन्न राज्य में माओवादी विद्रोह कर रहे हैं, अतः इनसे निपटने के लिए भी इस कानून की आवश्यकता है। और ऐसे में धारा 124A का उपयोग केवल कुछ मामलों में गलत बता के इसे समाप्त करना सही नहीं होगा।
तो ये सब पॉजिटिव पॉइंट में आप लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अभी तत्काल रूप से रोक लगा दिया गया है, तो इसमें नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा है। देखिए होता क्या है कि जब किसी एक्ट को आप पढ़ेंगे या किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे या किसी इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़िए, इनफैक्ट भारत पाकिस्तान संबंधों को पढ़िए, तो हर एक चीज़ ना तो पूरी तरह से वाइट होती है और ना ही पूरी तरह से ब्लैक होती है। हमारा जो रिलेशन होता है किसी भी देश के साथ, ना तो पूरी तरह से वाइट होता है ना पूरी तरह से ब्लैक होता है, ना तो पूरी तरह से सकारात्मक होता है ना तो पूरी तरह से नकारात्मक होता है, बल्कि कुछ ग्रे शेड्स भी बीच में अवेलेबल होते हैं। तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि राजद्रोह कानून का ऐसा नहीं कि पूरी तरह से सकारात्मक पक्ष ही है या पूरी तरह से नकारात्मक पक्ष ही है। किसी भी कानून का मूल्यांकन अगर आप देश में कीजिएगा तो कुछ उसके पॉजिटिव पॉइंट निकलेंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट निकलेंगे। लेकिन जब आपके नेगेटिव पॉइंट आपके पॉजिटिव पॉइंट पे डोमिनेंट होगा तो यानी वह कानून अप्रासंगिक हो रहा है। तो इसी तरह से राजद्रोह कानून का वर्तमान में अप्रासंगिक हो रहा है। इसके नेगेटिव पॉइंट में यानी इसके विरुद्ध में कुछ तर्क दिए जाते हैं। मसलन ये औपनिवेशिक विरासत की देन है। ये कानून आईपीसी की धारा अगर आप देखिएगा, आईपीसी ये बेसिकली 1857 की क्रांति के बाद आया था। आईपीसी सीआरपीसी ये दोनों ही 1857 की क्रांति के जस्ट बाद आया। पुलिस एक्ट देख लीजिए 1861 में आया था, लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था। जेल एक्ट देख लीजिए उसी समय में आया था। तो ये सब के कानून जो 150 वर्ष पहले आया था वो आज भी क्यों बना हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। एक जीवंत लोकतंत्र में सरकार से असहमति और उसकी आलोचना परिपक्व सार्वजनिक बहस के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र में ही सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है कि सरकार की हम आलोचना कर सकें ताकि सरकार अपने आप को सुधार सके। ये लोकतंत्र की आवश्यक और मूल शर्त है। और यही कारण है कि अगर आप देखिएगा तो ब्रिटेन जिसने भारत में ये एक्ट लेकर आया था, ब्रिटेन में इस तरह का कोई कानून नहीं है। लोकतंत्र में प्रश्न करने, आलोचना करने वाले और शासकों से बदलने का अधिकार इसका आधारभूत तत्व है। बिल्कुल अंग्रेज ने स्वयं अपने देश में भारतीयों पर अत्याचार करने के लिए इस कानून को खत्म कर दिया है। यानी ये कानून भले ही अंग्रेज भारत में लेकर आया था लेकिन ब्रिटेन में ये कानून नहीं है। और राजद्रोह कानून का उपयोग राजनीतिक उपकरण के रूप में किया जाता है, निश्चित तौर पर किया जाता है। हर एक सरकार जो केंद्र में आती है राजनीतिक दुरुपयोग के रूप में इसका यूज कर रही है। और ये मैं नहीं बोल रहा, एनसीआरबी का डाटा बोल रहा। एनसीआरबी का डाटा भी आज पेपर में दिया हुआ, उसको देखिएगा ना तो लगातार लगभग इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो इन पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को अगर आप देखेंगे तो ये डिसीजन जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर पुनर्विचार करेगी और ये विचाराधीन निर्णय है। तत्काल रूप से इस पर रोक लगाया है। जब तक रोक लगाया है तब तक जो है सरकार अभी आईपीसी की धारा 124A के खिलाफ किसी पे राजद्रोह का केस नहीं कर सकती है। और उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर डिसीजन देगी कि आखिर इस पर क्या किया जाना चाहिए। किसी संप्रभु राष्ट्र में प्रवेश करना मौलिक अधिकार नहीं। एक बार इसको भी देख लीजिएगा। देखिए देश में घूमने का अधिकार बिल्कुल आपका मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 19 के तहत देश घूमने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। और आर्टिकल 21 के तहत विदेश घूमने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। देश में घूमने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत मिला हुआ, विदेश घूमने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत मिला हुआ। आर्टिकल 19 देश घूमने का अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार आर्टिकल 21। तो किसी भी संप्रभु राष्ट्र में प्रवेश करना मौलिक अधिकार नहीं हो सकता। गलत तरीके से किसी भी राष्ट्र में इन करना आपका मौलिक अधिकार कभी भी नहीं हो सकता। दुनिया के सामने में आएगी हमारी गांव की खासियत। देखिए सरकार एक प्रोग्राम लेकर आ रही है और ये प्रोग्राम का नाम है नेशनल मिशन ऑन कल्चर मैपिंग। संस्कृति मंत्रालय लेकर आ रही है नेशनल मिशन ऑन कल्चर मैपिंग। मेरी गांव मेरी धरोहर से नाम से ये होगा और गांव को अब प्रमोट करने की आवश्यकता है। तो इसी के संदर्भ में ये सारी की सारी चीजें सरकार लेकर आ रही है। देखिए एनजीओ पे ऑलरेडी कल भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि आखिर एनजीओ की वर्तमान समस्या क्या है। आखिर देश में क्यों ऐसा हो रहा है कि पिछले कुछ वर्ष से आप देखेंगे कि कई सारे एनजीओ का लाइसेंस रद्द किया गया। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का लाइसेंस कई सारे एनजीओ का रद्द किया गया। और FCRA एक्ट 2020 में कुछ संशोधन किया गया था। कल हमने डिटेल से चर्चा किया गया था कि आखिर 20 में क्या संशोधन किया था। एक प्राइमरी संशोधन जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो
2020 से पहले ये प्रोविज़न था कि एनजीओ को जितना फंड आएगा उसका 50% प्रशासनिक व्यय में खर्च करेंगे। 2020 के बाद ये प्रोविज़न कर दिया गया कि आप जितना आपके पास फंड आएगा उसका सिर्फ 20% ही आप प्रशासनिक व्यय में खर्च करेंगे, रिमेनिंग 80% लोक कल्याण के लिए आप खर्च करेंगे। तो इसको एक बार आप देख लीजिए। इसका देखिए, इसके पीछे का बैकग्राउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। एनजीओ को गलत तरीके से विदेशी चंदा दिलाने के मामले में 14 गिरफ्तार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका बैकग्राउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है या कुछ एनजीओ को गिरफ्तार किया गया है। हजारों एनजीओ का पिछले कुछ महीनों में लाइसेंस रद्द किया गया, चूँकि वो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन या तो नहीं करवाए थे या उसका दुरुपयोग वो कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश पे कानून मंत्री ने याद दिलाई लक्ष्मण रेखा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये स्पष्ट कहना है कि वो सरकार के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है। ना तो वो विधायिका के कामों में हस्तक्षेप करना चाहती हैं, ना ही न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कामों में वो हस्तक्षेप करना चाहती हैं। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये कहना है कि अगर लोगों के मौलिक अधिकार का हनन होगा और लोग अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास आएंगे तो सर्वोच्च न्यायालय एक्शन लेगी, चाहे वो विधायिका हो चाहे कार्यपालिका हो। मनरेगा में धांधली को रोकने के लिए सख्त हुई सरकार। देखिए, मनरेगा के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो इस बार हमने चर्चा किया था कि मनरेगा की जो सरकार फंड लाई है, आई थिंक 74,000 करोड़ का फंड है इस बार बजट में मनरेगा का। आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, एग्जैक्ट आई थिंक 74,000 होना चाहिए, मे बी मैं गलत हूँ। इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सरकार फंड लेकर आई थी, सरकार ने कहा था कि ठीक है, हम फंड देंगे राज्य सरकार को। राज्य सरकार जहाँ पे जिस जिला में लोकपाल नियुक्त नहीं करेगा मनरेगा के लिए स्पेशली, उस जिला में फंड नहीं जाएगा। और कई सारे जिला में अभी तक जो है लोकपाल की नियुक्ति नहीं किया गया है, इसलिए मनरेगा का फंड वहाँ पे नहीं जा पा रहा है। गंभीर सवाल, देश में 19% घरों में अभी भी शौचालय नहीं। स्वच्छ भारत मिशन का एक उद्देश्य था कि घरों में शौचालय बनना, और ये गंभीर सवाल है कि सिर्फ 81% घरों में ही शौचालय बन पाया, 19% घरों में अभी तक क्यों नहीं बना। और ये जानकारी बेसिकली दिया गया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिपोर्ट में, ये बेसिकली जानकारी आई है। अब देखिए, ये जो पेज होता है ये राजनीति से संबंधित पेज होता है, तो इस पेज को आप लोग छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। धार भोजालय में नमाज पढ़ने पे लगे रोक, पूजा का मिले अधिकार। देखिए, ये अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो है फिर पॉलिटिकल न्यूज हो गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है जो आपको पढ़ना चाहिए। इससे लेकर के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आता है, स्पेशली प्रीलिम्स में अधिक क्वेश्चन आते हैं। भोजशाला का इतिहास। धार में परमार वंश के शासक राजा भोज ने 1334 ईस्वी में धार में एक सरस्वती सदन की स्थापना की थी। यह एक महाविद्यालय था। तो ये क्वेश्चन पूछता है, राजा भोज किस वंश के शासक था? परमार वंश के शासक था, जो धार में शासन करता था। धार एक जगह है। अब वहाँ पे बेसिकली जो उन्होंने एक सरस्वती सदन यानी सरस्वती महाविद्यालय की भी स्थापना किया था राजा भोज ने। तो ये क्वेश्चन बेसिकली पूछता है। ये तो मैं YouTube पे आज मैं खुद देख रहा था कि इस तरह का एक रथ है जो बह के आया है आंध्र प्रदेश के तट पे, वहाँ पे मछुआरों को मिला है और बाकी सरकार इस पे इंस्पेक्शन कर रही है कि आखिर ये रथ क्या है और कहाँ से आया। अभी कुछ कहना सही नहीं होगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि म्यांमार से बह के आया। प्रख्यात संतूर वादक पंडित शिव कुमार का निधन। पंडित शिव कुमार का निधन हाल में ही हुआ है और ये प्रख्यात संतूर वादक रहे हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पंडित शिव कुमार का संबंध किससे रहा है, तो संतूर से संबंध इनका रहा है। एडिटोरियल अगेन आज का इंपॉर्टेंट मुझे दिख नहीं रहा है, इसको पढ़िएगा तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यद्यपि मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना करके डिस्कस करूंगा, चूँकि ये टॉपिक पे मैंने कई बार डिस्कस किया।
लेकिन कभी मैंने सेपरेट वीडियो बना करके इस पर डिस्कस नहीं किया। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 ऑफ भारत के संविधान ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि भारत का इकलौता राज्य गोवा है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। और गोवा पे लागू क्यों है गोवा में, तो उसका रीजन है कि गोवा में जो पुर्तगाली लोग राज्य करते थे, जब पुर्तगाली गोवा से गए 1960 में, तो उससे पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में था। तो इसलिए 1960 में जब भारत सरकार के अधीन गोवा हुआ, तो उसके बाद भारत सरकार ने उस कानून को चेंज नहीं किया। तो यानी ये पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आज भी रेगुलेट है। लेकिन अगर यूके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था कि अगर उनकी सरकार रिपीट होती है तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, समान नागरिक संहिता लाएंगे। अगर उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता ला दी तो वो भारत का पहला स्टेट हो जाएगा जो समान नागरिक संहिता इनबिल्ट किया या लाया है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंटेंट इसका अच्छा नहीं है। देखिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की आवश्यकता होती है, किस तरह से प्रशासन में भ्रष्टाचार है वो सबको पता है, लेकिन उसके कई सारे पर्सपेक्टिव है, कई सारे रीजन है। लेकिन यहाँ पे इस एडिटोरियल में कुछ ढंग के या इंपॉर्टेंट चीज़ों की चर्चा नहीं किया गया, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। बाकी आप लोग पढ़िएगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा। न्यूज़ तो सभी लोग आप जानते हैं कि पूजा सिंघल जो IAS अधिकारी हैं झारखंड की, खनन विभाग झारखंड में ये IAS अधिकारी हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है कुछ रीजन से, राइट, भ्रष्टाचार के रीजन से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की आवश्यकता देश में लगातार मांग होती है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग में भी इसकी चर्चा किया गया है और अन्य जगह भी इसकी चर्चा किया गया है। तो इसका क्या सारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किस तरह से होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। और ये जो है चालू खाता पहुंच सकता है 10 साल के अधिकतम स्तर पे। करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, तो करेंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता का घाटा होता है बेसिकली कि जितना हम आयात करते हैं और जितना हम निर्यात करते हैं, तो इसके बीच के जो गैप होता है इसको कहा जाता है चालू खाता। भारत अभी तक जितना निर्यात करता है उससे कहीं ज़्यादा आयात करता है, इसलिए भारत का चालू खाता काफ़ी ज़्यादा, चालू खाते का घाटा काफ़ी ज़्यादा है, राइट। पटरी पे लौट सकते हैं भारत और पाकिस्तान के कारोबारी रिश्ते। देखिए इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पे मैं फिर से कभी सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा। यहाँ पे देखेंगे तो 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि अगर इस तरह का कभी न्यूज़ चर्चा होता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो संबंध इंप्रूव होंगे, तो उसमें शुरू से आपको जाना चाहिए भारत पाकिस्तान संबंधों को लेकर के शुरू का इतिहास क्या रहा है, शिमला समझौता क्या रहा है, लाहौर डिक्लेरेशन क्या रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। अब इम्पॉर्टेंट ये क्या है, वर्तमान के इस कॉन्टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान और भारत का जो ट्रेड होता है उसमें भारत को लाभ होता है, पाकिस्तान को नुकसान होता है। लेकिन जो सामान भारत से पाकिस्तान मंगाता है, जैसे मान लीजिए गेहूं मंगाएगा या चीनी मंगाएगा या कपास मंगाएगा, ये 3-4 चीज़ मंगाता है बेसिकली पाकिस्तान भारत से। तो ये अगर मान लेते हैं कि ये भारत के अलावा वो, चूँकि इसकी आवश्यकता तो पाकिस्तान में वैसे भी है, तो ये अगर यहाँ से नहीं मंगाता तो ये ब्राज़ील वगैरह से मंगाता है या अमेरिका वगैरह से मंगाता तो इसको काफ़ी खर्च पड़ जाता है, राइट। तो यद्यपि भारत के साथ उनका भले ही घाटा होता है, व्यापार घाटा होता है, बावजूद इसके वो भारत से मंगाना प्रीफर्ड करेगा ताकि उनको ये सारे की सारी चीज़ें सस्ता में मिले। अब मान लीजिए कपास वो ब्राज़ील से मंगा रहा है और कपास इंडिया से मंगाएगा पाकिस्तान, इंडिया से जो मंगाएगा वो काफ़ी सस्ता पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं है। और वहीं अगर ब्राज़ील से मंगाएगा तो सोच कर देखिए कितना किलोमीटर ट्रैवल करना होगा। तो इसलिए अभी क्या किया है कि पाकिस्तान ने एक ट्रेड मिनिस्टर नियुक्त किया गया है भारत के उच्चायुक्त में। भारत का जो उसका हाई कमिश्नर का ऑफिस है पाकिस्तान का, जो दिल्ली में है पाकिस्तान हाई कमिश्नर के ऑफिस में, उसमें एक ट्रेड मिनिस्टर को नियुक्त किया गया जिसका नाम है कमर जमा।
और कमर जमा को बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड को रिवाइव करें। भारत के लिए भी अच्छी न्यूज़ है। भारत भी चाहता था कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद पाकिस्तान से रिश्ते को नॉर्मल किया जाए, तो ये निश्चित तौर पे भारत के लिए भी अच्छा न्यूज़ है। बाकी यहाँ पे जो चाबहार को लेकर के दिया हुआ है कि भारत और उज्बेकिस्तान दोनों ही चाबहार का इस्तेमाल करेंगे। चाबहार के बारे में जब भारत के प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान गए थे, तब उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया था कि चाबहार का एक्सेस उसे भी दिया जाए। याद रखिए, विश्व में सिर्फ 2 देश है जो डबल लैंड लॉक कंट्री है, जिसमें एक उज्बेकिस्तान भी है, राइट। चलिए, इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।